मैं अपनी बीवी के साथ कमरे में था कि मेरी बीवी वॉशरूम के बहाने खिड़की से कूदकर भाग गई। अम्मा को बताया तो अम्मा ने फौरन 12 साल की भतीजी को मेरे कमरे में भेज दिया और उसने मुझे दूध पिलाकर मेरे साथ मेरा नाम रिजवान है और मैं एक मेहरुन्निसा नाम की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। वह बहुत गरीब घर से थी पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हम लोग एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं थे लेकिन मोहल्ले में काफ़ी जान पहचान थी। जब भी उनके घर में शादी वगैरह का माहौल होता तो हमारे घर से लोग ज़रूर जाते थे और जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता तो उनके घर को भी दावत दी जाती थी और लोग भी खुशी खुशी आते थे और हमारे हर दुख सुख में शरीक होते थे। अम्मी कहती थी कि लोग गरीब हैं पर बहुत अच्छे हैं, इस तरह से वह भी हमें बुलाते थे। मैंने ऐसे ही किसी शादी में मेहरून को देखा था, वह मुझे बहुत पसंद आ गई थी। हम लोगों का फ़ोन पर रब्ता हो गया था, मोहब्बत का इजहार हो गया और मैंने उसे यह भी बताया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह भी मान गई और हम लोग यह प्लानिंग बनाने लगे कि एक दूसरे के घर रिश्ता भेजकर रिश्ता मांगते हैं ताकि घर वालों को यही लगे कि शादी उनके मर्जी से हो रही है। लेकिन इसमें हमारी मर्जी भी शामिल है क्योंकि हमारे जानने और पहचानने वालों ने भी आज तक यही किया था और किसी को पता भी नहीं चला था। हमने भी प्लान बना लिया। मम्मी से बातों बातों में कहा कि वो लड़की मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अगर मैं ये कहता कि वो लड़की मुझे पसंद है तो इतना अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन अगर इस बात का जिक्र मेहरून अपने घर में करती तो उसके भी घर में बुरा समझा जाता। मेरी अम्मी ने कहा कि लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छी भली लगती है, पर लोग हमारी हैसियत से नहीं है। मम्मी ने कहा कि लोग तो ठीक हैं, आना जाना ठीक है, लेकिन रिश्तेदारी जोड़ना एक कठिन मसला है। पर हमने मम्मी से कहा कि जब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और लड़की को हमारे घर आना है, हमें उन्हें लड़की नहीं देनी है। घर जायदाद तो तब देखी जाती है जब लड़की को शादी करनी होती है। अम्मी ने कहा कि बात तो ठीक है ना, इसी हफ्ते रिश्ता लेकर जाती हूँ। आधा रिश्ता सेट हो गया था क्योंकि वहाँ पर मेहरून ने सबको मना लिया था और यहाँ से रिश्ता जाता तो वह लोग इनकार नहीं करते। इसी तरह हम लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को सब कुछ बता रहे थे। मेरी माँ रिश्ता लेकर गई, इन लोगों ने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया और बात पक्की हो गई और सबने 1 महीने बाद शादी करने की हामी भर ली थी। हम लोग बहुत खुश थे, अपने आप को इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा समझ रहे थे जिन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत कर ली और इतनी आसानी से एक दूसरे को पा लिया था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला है। मैं मेहरून से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। जब हमारे निकाह के दिन करीब आने लगे तो हमारी मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब निकाह का टाइम आया तो मेहरून के बाप ने महर में 3 लाख देने की बात की, वह भी मुझे इसी वक्त जमा करना था। मेरी माँ इस बात पर थोड़ा सा परेशान हुई। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, मैं ही घर का बड़ा था। हमारे अम्मी का कहना था कि इतना ज़्यादा महर तो हमारे ख़ानदान में किसी का नहीं लिखा गया था, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझसे मोहब्बत करती है और यह तो सिर्फ एक रस्म है, इसके बगैर निकाह नहीं होता और यह हमारे माशरे में एक आम सी बात है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि महर कम लिखा जाए या ज़्यादा लिखा जाए। मैं तो मेहरून से मोहब्बत करता था। हम दोनों को कौन छोड़ देना था। हम दोनों तो पहले से ही इतनी मोहब्बत करते थे कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती थी। और यह पैसे तो मेहरून के साथ हमारे घर ही आ रहे थे, इसके पास रहें या मेरे पास, एक ही बात है। इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि हमारे बाप नहीं थे और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं था। मैं तो खुद ही फैसला करने वाला था। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि इस तरह की कोई भी बात हो तो पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन मैं वहाँ पर क्या सोचता समझता, हमारी बेइज्जती हो जानी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया और मैंने महर लिख दिया। इस तरह से उन्होंने काफ़ी शर्तें रखी थी, जैसे कि लड़की का सामान, लड़की के ज़्यादातर, और मुझे हर महीने 2 लाख लड़की को देने होंगे। मैंने सारी बातों पर हाँ कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि वह मेरी बीवी बन जाएगी, मेरे दुख सुख की शादी होगी, वह मेरा कदर ज़रूर करेगी। जब मेरे पास सब कुछ हो गया तो मैं सब कुछ अपना इस पर लुटा दूंगा, और जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसे भी मेरे साथ गुजारा करना होगा। हमारी शादी हो गई, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे घर में कुछ रस्में होनी थी। मेहरून को इसके कमरे में भेज दिया गया, जबकि मैं अभी बाहर ही बैठा था। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि हर बात पर हाँ नहीं करते, यह सारा मामला बहुत नाजुक होते हैं जो तुमने 5 मिनट में हल कर दिए। मैंने कहा कि
मैं वहाँ पर क्या करता, अदालत लगाकर बैठ जाता या फिर उनको कहता कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। अम्मी बाप भी बात क्या करती हैं। अब वह मेरी बीवी है और इस घर की सदस्य है, कोई मसला नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पहले भी इस लड़की पर विश्वास था, इसीलिए बाद में भी मुझे उस पर पूरा विश्वास था। मुझे पता था कि कोई मसला नहीं होने वाला। घर में सब रस्में हो गई थी और रात के 1 बज रहे थे। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मी ने मुझे दुआएं दी, कहा कि तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है, तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक ही होगा। काफ़ी सारे मेहमान चले गए थे, लेकिन कुछ करीबी मेहमान अभी तक घर में ही थे। वैसे मेरे चाचू और बुआ वगैरह, वैसे भी वह लोग बहुत दूर से आए थे। चाचू तो मेरे इसी शहर में रहते थे, लेकिन वह भी हमारे घर पर ही रुक गए थे, क्योंकि वह इस घर के बड़े थे। शादी वाले घर में थोड़ा रौनक रहे तो अच्छा लगता है। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ। मेहरून मेरे सामने बैठी थी। मैंने इसके लिए एक खूबसूरत तोहफा भी लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। अपनी मम्मी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था और इसके लिए हमने पैसे भी जमा किए हुए थे। वह मेरी बीवी थी, मेरी मोहब्बत थी। मैं उसके लिए हमेशा ही कुछ अच्छा करना चाहता था। इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता था। तो फिर तो यह एक चीज़ थी। इसके लिए तो एक चीज़ और भी कहना था। जब तुमसे कोई पूछे तो कह देना कि इसको किसी और ने दिया है। मुझे क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं था, बस मैं चाहता था कि मेरी बीबी खुश है। उसने अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था, उसके पार मुझे उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वह भी मुस्कुरा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैंने अपनी शेरवानी उतार दी थी और उसको एक साइड में रखा। मैं अपना मुंह धोने चला गया, अपने आप को फ्रेश किया और इसके बाद वापस कमरे में आ गया। मेरी बीबी मेरे सामने अभी तक बैठी थी। क्या खूबसूरत लम्हा थे। कहते हैं किसी शख्स को उसकी मनपसंद की मोहब्बत इसी दुनिया में मिल जाए तो उससे ज़्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता। जैसे इस वक्त मैं खुशकिस्मत था। मेरी बीवी की खूबसूरत मोहब्बत मेरे रूह को तड़पा रही थी और मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने उसका घूंघट उठाया और एक शेर बोला। मैंने कहा कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, या देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जैसे ही तोहफे की तरफ देखा तो अचानक से कमरे में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है जो अजीब होता है, जिसके बारे में हम हैरान रह जाते हैं और समझ नहीं पाते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जो इस कमरे में हुआ था वह शायद किसी और के साथ ना हुआ होगा। मैं इस तोहफे को बहुत खूबसूरत से सजा कर लाया था। खाली उसका डिब्बा ही 4000 का आया था। जब मैंने इस डिब्बे को खोलने की कोशिश की तो मेरी बीबी बेड से उठी और ऐसा लगा कि जैसे कमरे में जलजला आ गया है या किसी ने ऐलान कर दिया है कि कयामत आने वाली है और अपने कमरे से भाग जाओ। वह अपना लहंगा संभालते हुए वॉशरूम की खिड़की से कूदकर भाग गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। मैं उसे पुकारता ही रह गया। मेरे नज़रों के सामने से ओझल हो गई। वैसे तो दूल्हे के साथ मजाक किया जाता है, कभी उसकी बीवी की जगह किसी लड़के को घूंघट उठाकर बैठा दिया जाता है, कभी उसकी बीवी को छिपा दिया जाता है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं अपने कज़न भाई बहनों में सबसे बड़ा था। मेरे सारे कज़न भाई बहन सब छोटे थे और उनके दिमाग में इस तरह की कोई बात आने वाली भी नहीं थी, क्योंकि वह मुझसे डरते थे। और मैं खिड़की की तरफ गया तो मेरी बीवी का साया भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर अंधेरा था और सारा शहर सो रहा था। मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर पुराने ज़माने के बने हुए थे, इसीलिए ज़मीन के अंदर चला गया था, यानी इस खिड़की से कोई भी छलांग मार सकता था। यह इतनी ऊंची नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी ख्वाब में चला गया हूँ और मेरे कान बंद हो गए हों और मुझे पता चल गया कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ और अब आसपास ऐसे देख रहा हूँ जैसे यह कोई और दुनिया हो। मुझे पसीने आने लगे और मैंने बार बार बाहर देखा। वह तो ऐसे गायब हुई जैसे बाहर निकलते ही उसे ज़मीन खा गया या आसमान खा गई। उसके फ़ोन पर कॉल की तो उसका फ़ोन तो अंदर कमरे में ही पड़ा था। उसने मेरे साथ ये क्या किया था। मैं बाहर निकल गया। मुझे बाहर देखकर सब हैरान थे। मैंने उनसे कहा कि ये क्या मजाक है। आप लोगों ने उसे क्या कहा है। मेरी माँ कहने लगी कि क्या कह रहे हो तुम, हमने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि आपको पता है ना कि मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने मेरे साथ यह हरकत क्यों की। मेरे साथ ही मजाक करना था। वह मेरी बीवी है, वह दुल्हन बनी हुई है।
रात का वक्त है और न जाने कहाँ निकल गई है। चाची ने भी सुन ली और वह भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई, क्योंकि चाची इस खानदान की सबसे बड़ी थी। और उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हो, लगता है तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने कहा कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ मजाक किया है। बहनों को बुलाएं। वह लोग ऐसे मेरी शक्ल देख रहे थे जैसे मैं किसी और को देखकर बातें कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कमरे में बुलाकर उनको सारी बात बताई। मेरी चाची मेरी अम्मी की तरफ देखा और कहा कि ये क्या मसला है। मेरी चाची मेरी माँ को एक तरफ ले गए और उनसे बात करने लगी। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में अचानक से यह बात बन गई। मैंने कहा कि आप लोग आपस में ये क्या बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं, अब मैं क्या करूँगा। पर चाची ने कहा कि तुम्हारा ही मसला हल कर रहे हैं, परेशान ना हो। मेरी चाची बाहर आ गई और बाहर जाकर ये कहने लगी कि दुल्हन को भूख लगी है और इसलिए खाना लेने आ गई। इसने खाना खाया था तब इसे शर्म महसूस हुई थी, अब इसे भूख लगी है। सब इस बात पर हंसने लगे। इसका अपनी बीवी का बहुत ख्याल है। मेरी चाची वापस आई और आकर मेरी माँ को कहा कि मैंने मेहमानों को तो संभाल लिया है, ना वह भी समझते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता नहीं मेरी बीवी कहाँ चली गई है, पता नहीं आप में से किसी ने उसे कुछ कहा है या क्या हुआ है। मैं उसके माँ बाप को फ़ोन करता हूँ, जाहिर वह अपने घर पर ही गई होगी। मेरी माँ ने फ़ौरन मेरे हाथ से मोबाइल लिया और कहने लगी कि अगर वह घर पर ना गई होगी तो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे। तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे केस में लोग पुलिस केस कर देते हैं और उसके घर वालों तो पहले से ही चालाक निकले, हर बात उन्होंने अपनी मनवाई। अगर तुमने फ़ोन किया और वहाँ पर ना निकली तो वह लोग हमसे पूछेंगे ही नहीं कि अगर लड़की वहाँ नहीं है तो कहाँ गई, और इसके बाद क्या होगा। सारे मेहमानों के सामने हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। मैंने कहा कि अम्मी फिर आप मुझसे क्या चाहती हैं। मैं इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। मेरी बीवी न जाने कहाँ चली गई है। मेरी माँ का कहना था कि अपने मर्जी से गई है। मेरी माँ को तो पहले से ही गुस्सा था। पहली बात तो है कि यह लड़की उनको पसंद नहीं आई थी। दूसरी बात यह कि जो रस्म उनसे करवाई गई थी वह मेरी माँ को बहुत अजीब लगी थी। और अब यह सब हो गया था। मेरी चाची जो काफ़ी देर से खामोश थी, उन्होंने यह बात कही कि मैं यह सब तो करना नहीं चाहती, लेकिन अब शायद यह करना पड़ेगा और तुम्हें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। बस तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मेरी चाची ने ऐसे बात की जैसे वह सारा मसला हल कर देंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। हम हर चीज़ का हल कैसे निकाल सकते थे, इसको अभी तक हम समझ नहीं पा रहे थे। मेरी चाची कमरे से बाहर चली गई और मेरी माँ ने कहा, इसलिए कहते हैं कि अपने खानदान में शादी कर लेनी चाहिए, खानदान की लड़कियों का तो पता होता है। मैंने अम्मी से कहा कि अब बस करो, यह तो बिल्कुल अजीब है। अब वह इस खानदान की है, मेरी बीबी है। मुझसे शादी करने के बाद वह इस खानदान का हिस्सा बन गई है। अभी आपको उसकी फिक्र होनी चाहिए, ना कि उसकी बातों की बुराई करके कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला। और यह चाची न जाने कहाँ चली गई है, पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। मेरी माँ का कहना था कि कोई बात नहीं है, तुम कमरे के बाहर आए तो सारे मेहमान तुमसे सवाल जवाब करने लगेंगे। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप करवाया है। अगर तुम घर से बाहर जाओगे तो इन्हें कैसे चुप करवाएंगे। अपनी बीवी का मोबाइल चेक करो, अगर वह मोबाइल छोड़कर गई है तो अलमारी चेक करो कि वह सारा कुछ अपने साथ तो नहीं लेकर गई। वह अजीब लालची औरत वाली बात कर रही थी और अलमारी चेक करने लगी और मैं मोबाइल की तरफ बढ़ा। मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था और अलमारी में सारा सामान मौजूद था। मैंने अम्मी को कहा कि आपको मेरी बीवी लालची औरत लगती है, या देखें, मैं इसके लिए पूरे 7 लाख का सेट लेकर आया था। इसके सामने बैठा था, इसको यह तोहफा देने लगा था। अगर उसकी नीयत यहाँ से कुछ लेकर भागने की होती तो वह सबसे पहले यह तोहफा लेकर भागती, क्योंकि यह सब कीमती है। मेरी माँ हैरान रह गई। अगर मैं यह बात उनको बताता पहले तो शायद मुझे बहुत बातें सुनाती, लेकिन अब बेबसी से कहने लगी कि तुम लोग ही जानो क्या हो रहा है। मुझे तो अपनी इज्जत और ख़ानदान की फिक्र है। तुम्हारे माँ बाप की पूरे मोहल्ले और ख़ानदान में बहुत इज्जत थी, आज न जाने क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद मेरी चाची कमरे में आई
और वह अकेली नहीं थी। उनको देखकर सब हैरान रह गए। मैं तो इतना ही हैरान था जितना शायद इस वक्त अपनी बीवी को देखकर होता। लेकिन मेरे चाची के साथ जो लड़की थी वह मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरे भतीजी सनोवर थी, जो मेरे चाची के बेटे की बेटी थी। और मेरा कजन मेरे भाई जैसा ही था। सनोवर बच्ची थी, उसका नाम उसी की तरह अजीब था। वह 12 साल की थी। वह किसी से कोई बात नहीं करती थी, एक कोने में बैठी रहती थी। इसको बचपन में किसी ने अगवा कर लिया था, लेकिन उसके 24 घंटे बाद ही उसे छुड़वा लिया गया था और उसके बाद से वो ऐसी ही हो गई थी। मेरी चाची उसे कहीं लेकर भी नहीं जाती थी, लेकिन या तो मेरी अपनी शादी थी और यह लोग मेरे ही मोहल्ले में रहते थे। मेरी चाची उसको ले आई थी, लेकिन उसका इस वक्त हमारे कमरे में क्या काम था। यह लड़की तो बिल्कुल बेकार थी, अपने काम भी ठीक से नहीं संभाल सकती थी। तो यहाँ पर क्या यह मेरी बीवी को तलाश करने के लिए आई थी? इस घर में जाने क्या हो रहा था? मुझे कोई बाहर जाने भी नहीं दे रहा था और मेरे मसले को भी कोई नहीं समझ रहा था। और मैं ये सोचकर पागल हुआ जा रहा था कि आखिर मेहरून को क्या हुआ था। वह अचानक से घर से भाग गई, वह भी मुझसे बिना बताए। गई भी तो अजीब तरीके से, जैसे कि वह गायब हो गई हो। पीछे कोई पैगाम भी तो नहीं थी और कोई वजह भी तो नहीं था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमारी पसंद की शादी भी थी। इसे यहाँ से भागने की क्या ज़रूरत थी? मेरी चाची ने दरवाज़ा बंद किया और मेरी माँ के कान में कुछ कहा। मेरी माँ ने कहा कि ये लड़की तुम्हारे कमरे में रहेगी और तुम्हारे सारे मसले हल कर देगी, बस तुम इसे दूध का गिलास पिला देना। मेरी माँ ने दूध की गिलास की और इशारा किया जो टेबल पर रखा हुआ था, और मैंने कहा कि क्या मतलब है, ये लड़की मेरे कमरे में क्यों रहेगी? क्या हो गया है आप लोगों को? मेरी चाची ने मेरी माँ का हाथ थामा और कहा कि चलो यहाँ से, यह सारा कुछ संभाल लेगी। मैं हैरान रह गया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या है। सनोवर भी चुपचाप खड़ी थी, पता नहीं किस चीज़ को देख रही थी, मेरी तरफ कुछ देख ही नहीं रही थी। मेरी माँ ने कहा कि इसको दूध पिला देना, लेकिन मैं अभी चुपचाप खड़ा था। मैंने कहा कि जाओ यहाँ से, तो उसने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा क्या चाहती हो, तो उसने दूध की तरफ इशारा किया। मैंने उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया। उसने एक ही सांस में दूध का गिलास खाली कर दिया। मैंने कहा कि अब यहाँ से चली जाओ तुम। वह मुँह साफ करके वहीं पर खड़ी रही, वहाँ से जा ही नहीं रही थी। और मैं सोच रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन इसके बाद वह मेरे करीब आई और फिर इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। सुबह हुई तो मैं कमरे से बाहर निकल गया। वह बिस्तर पर सो रही थी। मेरी चाची और मेरी माँ कमरे के अंदर आई, उसको जगाया और नाश्ता वगैरह कराया। मैं सुबह सुबह ही निकल गया था और इसलिए गया था कि पुलिस की कॉल आई थी। मेरी बीवी के घर वालों ने मुझ पर पुलिस केस कर दिया था कि मैंने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। यह सब कुछ उसका प्लान था। हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और हमें यहाँ पर लाने की कोशिश की। यही प्लानिंग थी कि मैं उनकी बेटी को तलाक दे दूँ और उन्हें बहुत सारे पैसे भी दे दूँ। और यही हो रहा था। मेहरून ने मुझे धोखा दिया था। वह पहले दिन से ही मेरी दौलत पर नज़र रखे हुई थी और इससे पहले भी न जाने या कितने लोगों के साथ यह सब कुछ कर चुकी थी। मैं हैरान था। उन्होंने जुल्म की दास्तां बनाई थी। शादी के पहले दिन ही मेहरून ने मुझ पर केस चलाया और वह एक होशियार औरत थी, इसीलिए फैसला भी उसके हक में गया। वह जो चाहती थी वह हो गया। हम बदनाम भी हुए और जलील भी। मुझे मोहब्बत ने धोखा दिया था। मेरे पास जो कुछ भी था सब खो चुके थे। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने तो इससे सच्ची मोहब्बत की थी और इसे सब कुछ समझा था। जब हम अदालत में इसको देखते थे तो इसके चेहरे पर हमें कोई भी अफसोस नहीं होता था। वह तो हंस रही होती थी और मेरा दिल और रूह दोनों रो रहे होते थे। दिल ही मर गया था। वह जीत गई, कामयाब हो गई थी। कुछ समय बाद हमें एक खबर मिली कि एक रोड एक्सीडेंट में मेहरून मर गई। शायद उसको उसके किए की सज़ा मिल गई। मुझे अब भी अफसोस था। मैं उसके कब्र पर गया था और ये कह रहा था कि अगर तुम मेरे साथ यह घटिया चाल न चलती तो आज भी मैं तुम्हें अपने घर की मलिका बना कर रखता। पर पता नहीं तुमने यह राह क्यों चुनी। मैं तो अब भी उसके लिए दुआ करता हूँ और आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल से उसके लिए कभी भी बददुआ नहीं निकली और आज भी नहीं निकलती। शायद उसकी करीबी ने उससे यह सब कुछ करवाया था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।